दोस्तों यही वो शब्द थे जिनके साथ 14 Feb 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी ऐतिहासिक मुलाकात की शुरुआत की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप के आइकॉनिक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी कि मागा स्लोगन को अपने मेक इंडिया ग्रेट अगेन मीगा विजन के साथ जोड़ते हुए कहा कि जब दो महान लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं तो ये एक मेगा पार्टनरशिप बन जाती है जो दोनों देशों को प्रॉस्पेरिटी की ओर लेकर जाने वाली है। दोस्तों यूं तो इन दोनों नेताओं की ये मुलाकात कई मायनों में खास थी, लेकिन इसके कुछ पल ऐसे भी थे जिन्होंने इन नेताओं के सपोर्टर्स के साथ साथ इनके विपक्षियों का मन भी मोह लिया। उदाहरण के लिए जब प्राइम मिनिस्टर मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ट्रंप ने पीएम मोदी की तरफ देखते हुए कहा, वी मिस्ड यू अलॉट। ये मोमेंट दो देशों की डिप्लोमेसी ही नहीं बल्कि दो स्ट्रांग लीडर्स की पर्सनल केमिस्ट्री को बयां कर रहा था। लेकिन इस दिन का सबसे बड़ा हाईलाइट वो मोमेंट था जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने पीएम मोदी के लिए खुद चेयर पुल करके उन्हें बैठने का निमंत्रण दिया। ये जेस्चर न केवल दोस्ती का प्रतीक था बल्कि इस बात को शो कर रहा था कि इस रिश्ते में कितनी गहराई और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। ये रेयर मोमेंट सोशल मीडिया पर रेस्पेक्ट गोल्स के नाम से वायरल हुआ। इसके बाद एक और ऐसा पल आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। असल में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप से पूछा गया कि क्या पीएम मोदी एक टफ नेगोशिएटर है, तब उन्होंने झट से जवाब दिया कि ही इज अ मच टफर एंड मच बेटर नेगोशिएटर देन मी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यहां कोई कंपटीशन ही नहीं है। एक और वायरल मोमेंट तब कैप्चर हुआ जब ट्रंप ने पीएम मोदी को गले लगाते हुए कहा, इंडिया एंड अमेरिका शेयर अ ट्रूली स्पेशल बॉन्ड। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ट्रंप ने पीएम मोदी को ग्रेट फ्रेंड और ग्लोबल लीडर कहा। लेकिन दो इतने बड़े नेताओं के बीच ये मुलाकात केवल इन जेस्चर्स या फिर वायरल मोमेंट्स तक ही लिमिटेड नहीं थी, बल्कि इसमें इंडिया और अमेरिका के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी हुई, जिसमें ट्रेड एंड टैरिफ्स की टेंशन से लेकर डिफेंस कोलैबोरेशंस को मजबूत बनाने तक सब कुछ शामिल था। तो दोस्तों आज के इस डिस्कशन में हम आपके लिए इस हिस्टोरिकल मीटिंग के कुछ अहम पहलुओं पर बात करेंगे जो आने वाले समय में इंडिया अमेरिका संबंधों को एक नई दिशा और नई ऊर्जा देंगे। तो आइए अब बिना देर किए इस चर्चा को शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रेसिडेंट ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ये उनकी और पीएम मोदी की पहली इन पर्सन मीटिंग थी। यूं तो इसमें बहुत से मुद्दों पर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही थी, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा मुद्दा था ट्रेड एंड टैरिफ्स का। असल में पीएम मोदी से मिलने से कुछ ही घंटों पहले ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि यूएस इंडिया समेत अपने सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएगा ताकि ट्रेड में फेयरनेस लाई जा सके और इंबैलेंसेस को दूर किया जा सके। इससे कुछ ही दिन पहले ट्रंप एल्यूमिनियम और स्टील पर ऑलरेडी 25% टैरिफ्स लगा चुके थे, जिससे इंडियन एक्सपोर्ट्स प्रभावित हुए थे। इन सब के चलते पीएम मोदी की इस मीटिंग पर दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। रेसिप्रोकल टैरिफ्स के ऐलान के बाद कई लोगों ने यहां तक कह दिया कि यह मीटिंग अब कैंसिल हो जाएगी, लेकिन इस मीटिंग में हुई चर्चा ने उन सभी को गलत ठहरा दिया। असल में ट्रंप शुरुआत से ही बोलते आए हैं कि ट्रेड में इंडिया यूएस का एक बड़ा अब्यूजर है, क्योंकि इंडिया के टैरिफ्स बहुत ज्यादा हाई हैं। इसी के चलते ट्रंप अपने पहले टेन्योर में जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस प्रोग्राम भी बंद कर चुके थे, जिसके तहत $5 बिलियन के इंडियन गुड्स यूएस में ड्यूटी फ्री हो जाते थे। इस मीटिंग में भी ट्रंप ने इस बात को रिपीट करते हुए कहा कि इंडिया यूएस प्रोडक्ट्स पर दुनिया का सबसे ज्यादा टैरिफ्स लगाता है। इंडियन टैरिफ स्ट्रक्चर की वजह से अमेरिकन प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट तक पहुंचने से रोका जाता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप को यह एश्योरेंस दिया था कि इंडिया टैरिफ हैवी कंट्री नहीं है और दोनों देश मिलकर ट्रेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी और ट्रंप ने यह ऐलान किया कि दोनों देश इस साल एक म्यूचुअली बेनिफिशियल मल्टी सेक्टर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बीटीए का पहला ट्रांच नेगोशिएट करने वाले हैं। साथ ही दोनों देशों ने 2030 तक अपना बायलैटरल ट्रेड $200 बिलियन से बढ़ाकर $500 बिलियन तक ले जाने का टारगेट रखा है। आपको बता दें कि बीटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए की तरह ओवरऑल ट्रेड लिबरलाइजेशन पर फोकस नहीं करता, बल्कि ये कुछ स्पेसिफिक गुड्स तक ही लिमिटेड होता है। इंडिया यूएस ज्वाइंट स्टेटमेंट के मुताबिक दोनों देश इसके लिए सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स डेजिग्नेट करेंगे जो ट्रेड नेगोशिएशंस को आगे बढ़ाएंगे। इस दौरान मार्केट एक्सेस बढ़ाने और टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करने पर भी फोकस किया जाएगा। ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि बीटीए के तहत इंडिया को अपने टैरिफ्स कम करने होंगे ताकि अमेरिकन गुड्स को इंडियन मार्केट्स में ज्यादा एंट्री मिल पाए। खैर, इसके बाद इस मीटिंग का एक और बड़ा मुद्दा था ट्रेड डेफिसिट। असल में अप्रैल टू नवंबर 2024 के बीच यूएस इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा। इस दौरान दोनों के बीच $82.52 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हुआ। इसमें इंडिया ने $52.89 बिलियन का एक्सपोर्ट किया और $29.63 बिलियन का इंपोर्ट किया। इससे इंडिया को $23.26 बिलियन का ट्रेड सरप्लस मिला। यहां गौर करने वाली बात यह है कि यूएस उन कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जिनके साथ इंडिया ट्रेड सरप्लस को मेंटेन करता है। आपको यह भी बता दें कि 2021 टू 24 के बीच अमेरिका इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है और कोविड-19 के बाद से इंडिया का यूएस के साथ गुड्स ट्रेड सरप्लस बढ़ता ही गया है। लेकिन ट्रंप इस बार इंडिया को ऑयल एंड गैस बेचकर यह ट्रेड गैप खत्म करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट नामक थिंक टैंक का कहना है कि अभी यूएस के साथ ट्रेड डील का सही समय नहीं है, क्योंकि ट्रंप रेजिम एफटीएज का सम्मान नहीं करती और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैक्सिको और कनाडा पर लगे स्टील एल्यूमिनियम के टैरिफ्स हैं, जो यूएस मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट के प्रावधानों के बिल्कुल खिलाफ है। खैर, इसके बाद इस मीटिंग का अगला बड़ा मुद्दा यूएस और इंडिया की एनर्जी डील से जुड़ा रहा। ट्रंप ने ऐलान किया कि यूएस इंडिया के ऑयल एंड गैस का लीडिंग सप्लायर बनने वाला है। ट्रंप ने यह तक बोला कि यूएस जल्द ही इंडिया का टॉप ऑयल एंड गैस सप्लायर भी बनकर दिखाएगा। ऑफिशियल ट्रेड डेटा के मुताबिक यूएस इंडिया का 5th सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है और कतर के बाद यह हमारा दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर भी है। यहां आपको यह बता दें कि इंडिया वर्ल्ड का 3rd सबसे बड़ा क्रूड ऑयल कंज्यूमर है, जो अपनी रिक्वायरमेंट का 85% इंपोर्ट करता है। इंडिया एलएनजी का भी बड़ा इंपोर्टर है, जिसका 50% कंजम्पशन इंपोर्ट से आता है। जनवरी टू नवंबर 2024 के डेटा के मुताबिक इंडिया ने यूएस से 7.2 मिलियन टन ऑयल इंपोर्ट किया, जो इंडिया के टोटल इंपोर्ट्स का 3.2% था। लेकिन अभी भी रशिया इसका टॉप सप्लायर है। फिर इस कड़ी में इराक, सऊदी अरब, यूएई और यूएस आते हैं। एलएनजी का केस देखें तो उसमें इंडिया ने यूएस से 5.12 मिलियन टन इंपोर्ट किया, जो जनवरी टू नवंबर 2024 में इंडिया के टोटल एलएनजी इंपोर्ट्स का 20.2% था। ट्रंप के इस ऐलान के बाद इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री ने कहा कि पिछले साल हमने लगभग $15 बिलियन की यूएस एनर्जी इंपोर्ट की थी
और अब काफी हाई चांस है कि जल्द ही ये फिगर $25 बिलियन तक पहुंच सकती है। ये इंपोर्ट्स दोनों देशों के ट्रेड डेफिसिट को कम करने में हेल्प कर सकती है। लेकिन यहां कुछ चैलेंजेस भी हैं। इंडिया के रिफाइनिंग सेक्टर के सोर्सेज के हिसाब से इंडियन रिफाइनर्स यूएस क्रूड तभी ज्यादा खरीदेंगे जब उसका प्राइस अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि वेस्ट एशिया से ऑयल लाना सस्ता पड़ता है, जबकि यूएस से इसकी शिपिंग कॉस्ट डबल से ज्यादा हो जाती है। दूसरा फैक्टर है क्रूड ऑयल के टाइप का। हालांकि इंडियन रिफाइनरीज काफी वर्सटाइल हैं, लेकिन ये वेस्ट एशिया और अब रशियन क्रूड से ज्यादा फैमिलियर हैं। एलएनजी के केस में फ्रेट कॉस्ट इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है जितनी क्रूड ऑयल में होती है, क्योंकि यूएस का गैस प्राइस कतर जैसे सप्लायर से आमतौर पर सस्ता होता है। मतलब यूएस से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होने के बावजूद इंडिया को इस एलएनजी का लैंडेड प्राइस वेस्ट एशिया के मुकाबले सस्ता ही पड़ता है। एलएनजी की क्वालिटी भी ग्लोबली लगभग एक जैसी ही होती है। क्रूड की तरह इसमें अलग अलग ग्रेड्स नहीं होते। ऊपर से एसएनपी ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स के मुताबिक यूएस और ओपेक सप्लायर्स के बीच कंपटीशन बढ़ने वाला है, इसलिए इंडिया समेत बाकी एशियन बायर्स को यूएस से अच्छे प्राइस पर क्रूड मिलने की ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। असल में यूएस में ट्रंप के ड्रिल बेबी ड्रिल कैंपेन के तहत ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स बढ़ने ही वाला है, जो ग्लोबल मार्केट में सप्लाई को बूस्ट करेगा। एनालिस्ट्स के मुताबिक इस वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर डाउनवर्ड प्रेशर आ सकता है, जो इंडिया जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट देशों के लिए एक अच्छी खबर होगी। इसलिए उम्मीद है कि इस बार यूएस से इंडिया के ऑयल एंड एलएनजी इंपोर्ट्स बढ़ सकते हैं। ऑयल के केस में इंडिया की हेवी इंपोर्ट डिपेंडेंस उसकी इकोनॉमी को ग्लोबल प्राइस वोलेटिलिटी के लिए वल्नरेबल बनाती है। ऑयल प्राइसेस बढ़ने से हमारे ट्रेड डेफिसिट, फॉरेक्स रिजर्व्स, रुपीज वैल्यू और इन्फ्लेशन पर डायरेक्ट असर पड़ता है। इसलिए अगर यूएस के ऑयल एंड एलएनजी इंपोर्ट सस्ते होते हैं तो ये इंडिया के लिए एक बड़ा स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक एडवांटेज हो सकता है। खैर, इसके बाद तीसरे सबसे बड़े मुद्दे की बात करें तो बात आती है तहव्वुर राणा की। आपको बता दें कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बार तहव्वुर राणा का एक्स्ट्राडिशन अप्रूव कर दिया है, यानी अब उसे भारत के हाथों सौंप दिया जाएगा। यह फैसला यूएस सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 21 वाले जजमेंट के बाद आया है, जिसमें राणा की फाइनल अपील को रिजेक्ट कर दिया गया था। यानी अब एक्स्ट्राडिशन का लास्ट लीगल हर्डल भी क्लियर हो गया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हम एक बहुत ही वायलेंट आदमी को इंडिया वापस भेज रहे हैं। इसके बाद और भी लोगों का नंबर आने वाला है, क्योंकि हमारे पास काफी रिक्वेस्ट्स आई हुई हैं। हम क्राइम के खिलाफ और टेररिज्म के खिलाफ इंडिया के साथ काम करते हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया के लिए चीजें बेहतर हों। इंडिया यूएस ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी मोदी और ट्रंप ने टेररिज्म के खिलाफ मिलकर लड़ने की कमिटमेंट दिखाई है। जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा और आईएसआईएस जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात की गई है, ताकि मुंबई अटैक्स यानी कि 26/11 और एबी गेट बॉम्बिंग अफगानिस्तान 2021 जैसे अटैक्स को रोका जा सके। आपको बता दें कि यह तहव्वुर राणा वही आदमी है जो 2008 के मुंबई टेरर अटैक्स की कॉन्स्पिरेटर था। राणा पाकिस्तानी ओरिजिन कैनेडियन सिटीजन है, जिसे यूएस में लश्कर-ए-तैयबा को सपोर्ट करने के लिए कंडेम किया गया था। इंडिया काफी टाइम से इसके एक्स्ट्राडिशन की डिमांड कर रहा था। होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट नित्यानंद राय ने दिसंबर में लोकसभा में बताया था कि इंडिया की कुल 178 पेंडिंग एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट में से 65 यूएस के पास पेंडिंग है। इंडिया यूएस की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी 1997 में साइन हुई थी, लेकिन 2002 से 2018 के बीच इसके तहत टोटल 11 रिक्वेस्ट ही अप्रूव हुई थी। पिछले 5 इयर्स में इंडिया ने यूएस से कई फ्यूजिटिव्स की एक्स्ट्राडिशन मांगी थी, जिसमें मात्र 23 ही अप्रूव हो पाई थी। लेकिन तहव्वुर राणा जैसे बड़े टेररिस्ट और क्रिमिनल का एक्स्ट्राडिशन इस दिशा में एक अच्छा संकेत है। इसके अलावा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से यूएस में खालिस्तानी एलिमेंट्स पर सवाल किया गया तो ट्रंप ने इसका सीधा जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा कि इंडिया और यूएस क्राइम के मामले में साथ काम करते हैं। खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू के केस का रेफरेंस देते हुए ट्रंप ने कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे नहीं थे। उनके टाइम में काफी इनअप्रोप्रिएट चीजें हुई थी, लेकिन अब वो चीजें बेहतर हो जाएंगी। इसके बाद इस मीटिंग में पीएम मोदी और ट्रंप ने अमेरिकन डिजाइन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को इंडिया में बिल्ड करने के प्लान को भी आगे बढ़ाने का वायदा किया है। ये डील 16 इयर्स पहले इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क के तहत हुई थी। ज्वाइंट स्टेटमेंट के मुताबिक दोनों लीडर्स ने यूएस इंडिया 1-2-3 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को पूरी तरह से रियलाइज करने का कमिटमेंट दिखाया है। इसमें इंडिया में बड़े पैमाने पर लोकलाइजेशन और पॉसिबल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को इंडिया में बिल्ड करने की प्लानिंग शामिल है। 1 फरवरी को यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ और एटॉमिक एनर्जी एक्ट में अमेंडमेंट का प्रपोजल दिया था, ताकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स के सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सके। असल में इंडिया के सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट CLNDA 2010 के कुछ क्लॉजेज सिविल न्यूक्लियर डील के इंप्लीमेंटेशन में रुकावट बने हुए हैं। साथ ही 1962 का एटॉमिक एनर्जी एक्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को प्रोहिबिट करता है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा प्रपोज्ड अमेंडमेंट से इस प्रावधान को हटाने की उम्मीद है। इसलिए इंडिया यूएस ज्वाइंट स्टेटमेंट के मुताबिक दोनों तरफ से इंडियन गवर्नमेंट के बजट के ऐलान का स्वागत किया गया है। दोनों ने CLNDA के मुताबिक बायलैटरल अरेंजमेंट्स बनाने का भी फैसला किया है, जिससे सिविल लायबिलिटी का इशू सॉल्व होगा और इंडियन यूएस कंपनियों के बीच न्यूक्लियर रिएक्टर्स के प्रोडक्शन और डिप्लॉयमेंट में कॉपरेशन हो सकेगा। जनरल इलेक्ट्रिक और वेस्टिंगहाउस जैसे अमेरिकन न्यूक्लियर रिएक्टर मेकर्स इंडिया में प्लांट्स लगाने में इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा जनवरी में यूएस ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर IGCAR और इंडियन रेयर अर्थ्स पर लगी रेस्ट्रिक्शंस भी हटाई थी। यूएस का यह स्टेप भी इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने की मंशा के रूप में देखा गया था। साथ ही साथ कुछ सालों से इंडिया यूएस और फ्रांस के साथ मिलकर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs के कॉपरेशन पर भी बात कर रहा है। तो उम्मीद है कि ट्रंप के इस टेन्योर में इंडिया के इस प्लान को भी हरी झंडी मिल सकती है। दोस्तों, अब यदि डिफेंस सेक्टर की बात करें तो ट्रंप ने इंडिया को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स बेचने के बड़े डिसीजन का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इस साल से हम इंडिया की मिलिट्री सेल्स कई बिलियन डॉलर से बढ़ाने वाले हैं। आपको बता दें कि आज इस F-35 को सिर्फ यूएस ही इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि उसने इस एयरक्राफ्ट को यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे अलाइज को भी बेचा है और अब इसी कड़ी में इंडिया भी शामिल होने वाला है। इस फाइटर जेट के 3 वेरिएंट्स हैं, जिनमें से F-35A कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए यूएस एयरफोर्स यूज करती है, जबकि F-35B शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग के लिए यूएस मरीन कॉर्प्स इस्तेमाल करते हैं और F-35C कैरियर बेस्ड वेरिएंट है जो यूएस नेवी इस्तेमाल करती है। आपको बता दें कि F-35 लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप किया है और ये वर्ल्ड का सबसे एडवांस्ड और वर्सटाइल
मिसाइल फाइटर जेट माना जाता है। F-35 की कॉकपिट भी दूसरे फाइटर जेट से अलग है। यहाँ गेज या स्क्रीन नहीं होते, बल्कि बड़े टच स्क्रीन और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम होता है जो पायलट को रियल टाइम जानकारी दिखाते हैं। F-35 फाइटर जेट्स 6000 किलोग्राम से 8100 किलोग्राम तक के वेपन्स का पेलोड कैरी कर सकते हैं। लेकिन पायलट्स कहते हैं कि F-35 का असली पावर फायर पावर नहीं, बल्कि इसकी कंप्यूटिंग पावर है, इसलिए इसे कंप्यूटर दैट हैपेंस टू फ्लाई कहा जाता है। लेकिन ये फाइटर जेट काफी ज्यादा महंगे हैं। F-35 इनिशिएटिव यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट का सबसे महंगा वेपन प्रोग्राम है। इसकी कॉस्ट 60 इयर्स के लाइफ स्पैन में $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो सकती है। लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक हर F-35 का पर फ्लाइट आवर कॉस्ट अप्रॉक्स $36,000 है, यानी कि इंडियन करेंसी में 31 लाख रुपीस। साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप का यह मूव इंडिया रशिया मिलिट्री टाइज को कमजोर करने के लिए आया है। लेकिन बावजूद इसके ट्रंप का यह ऐलान इंडिया के लिए एक बड़ी जीत है। यह चाइना और पाकिस्तान के बढ़ते थ्रेट्स को देखते हुए स्काई में इंडिया की फायर पावर को काफी हद तक बूस्ट कर देगा। फिलहाल इंडिया के पास कोई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी नहीं है, जबकि चाइना ने पहले ही J-35A डेवलप कर लिया है। यहां आपको बता दें कि मोदी और ट्रंप की डिफेंस टॉक्स केवल F-35 तक ही लिमिटेड नहीं थी। यहां जेवलिन नाम के एडवांस्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि ATGM पर भी चर्चा हुई, जो लॉकहीड मार्टिन और रेथियन की ज्वाइंट वेंचर से बनाई गई है। यह दुनिया का बेस्ट शोल्डर फायर्ड एंटी आर्मर सिस्टम माना जाता है। इसे एक इंसान अकेला कैरी और लॉन्च कर सकता है। इसकी खासियत यह है कि यह फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है। सोल्जर टारगेट लॉक करके मिसाइल लॉन्च करता है और बाकी का काम मिसाइल खुद करती है। इसे यूएस आर्मी और मरीन कॉर्प्स इस्तेमाल करते हैं। अफगानिस्तान और इराक में इसे 5000 से ज्यादा बार इस्तेमाल किया जा चुका है। इंडियन आर्मी को हिली एरियाज के लिए एक अच्छे ATGM की जरूरत है। पहले इंडिया ने जेवलिन लेने का प्लान बनाया था, लेकिन बाद में इसके बजाय इजरायली सिस्टम और DRDO के इंडिजिनस सिस्टम को प्रेफरेंस दी गई। लेकिन अब एक बार फिर भारत इसे लेने का विचार कर रहा है। इसके अलावा इस लिस्ट में स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भी शामिल हैं। स्ट्राइकर एक 8 व्हील्ड कॉम्बैट व्हीकल है जो कनाडा का जनरल डायनेमिक्स बनाता है। स्ट्राइकर को चिनूक हेलीकॉप्टर से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जो इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही मौजूद हैं। चाइना के थ्रेट को देखते हुए इंडियन आर्मी इसे ईस्टर्न लद्दाख और सिक्किम जैसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज में डिप्लॉय करना चाहती है। इंडिया अमेरिका से ऐसे कुछ 100 व्हीकल्स लेना चाहता है। पहले कुछ सिस्टम्स को इंपोर्ट किया जाएगा और बाकियों को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML भारत में इसका लोकल प्रोडक्शन करेगा, जिसके साथ भारत यूएस के बाहर स्ट्राइकर बनाने वाला पहला देश बन जाएगा। साथ ही साथ इंडिया यूएस के बीच ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस यानी एशिया भी बनाई गई है, जो इंडो पैसिफिक रीजन में डिफेंस प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप को बूस्ट करने वाली है। यानी डिफेंस के पर्सपेक्टिव से भी ये मीटिंग बहुत प्रोडक्टिव साबित हुई है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी और यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूएस में अपनी मीटिंग के दौरान इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नए लेवल पर ले जाने का बड़ा विजन प्रेजेंट किया। हमने देखा कि कैसे दोनों लीडर्स की पर्सनल केमिस्ट्री और दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के अलाइनमेंट ने इन्हें इनके डिफिकल्ट इश्यूज को सुलझाने और नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का मौका दिया। लेकिन अब इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये अपनी स्लो मूविंग ब्यूरोक्रेसी को फास्ट ट्रैक मोड पर ले आए, ताकि ये नई अमेरिकन